आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। मोहब्बतों का शायर, इंसानियत का शायर राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं रहे वो, और साथ ही ये उम्मीद भी नहीं रही कि फिर कोई उसी तेवर, उसी लहक, उसी जमा मर्दी से झूम के ऐसे शेर पढ़ेगा जो तलवार की तरह कलेजा काट के रख देंगे। कल सिर्फ राहत इंदौरी नहीं गए, हिंदी उर्दू डायस का सुहाग भी चला गया। 6,500 जबानें हैं दुनिया में, हर जुबान में कविता लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, लेकिन दुनिया में सिर्फ 2 जबानें हैं जहां कविता सिर्फ लिखने और पढ़ने की नहीं, सुनने की भी चीज है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि वो दोनों भाषाएं हिंदुस्तान की पैदाइश हैं। एक का नाम है हिंदी और दूसरी का उर्दू। इन दोनों भाषाओं को यह शर्फ ऐसे ही नहीं हासिल हुआ। इसकी जड़ में वो लोग हैं जिन्होंने कविता को एक परफॉर्मिंग आर्ट बना दिया। हिंदी में सबसे पहले यह काम श्री हरिवंश राय बच्चन ने किया था। वो मंचों से मधुशाला पढ़ते तो सुनने वालों पर शब्दों का ऐसा नशा तारी होता कि हफ्तों तक नहीं उतरता। उर्दू में यह करिश्मा राहत साहब ने कर दिखाया। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि शेरों को शख्सियत मिल जाती थी। वो कोरे लफ्ज नहीं रहते थे, उनमें जान आ जाती थी। याद कीजिए कैसे तालियां मार के पढ़ते थे राहत साहब। अगर खफा है तो रहने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज पूरा देश नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाता है तो मुझे बरसों से गूंजती हुई राहत इंदौरी की आवाज सुनाई देती है। मैं पत्थरों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन खोद के फरहाद हो गए। नेपोटिज्म को इतना देसी तरीके से, इतना हिंदुस्तानी तरीके से डिफाइन सिर्फ राहत साहब कर सकते थे कि मैं पत्थरों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन खोद के फरहाद हो गए। ये तो खैर राहत साहब के वो शेर हैं जो मुशायरों के पंख पर सवार होके बच्चे बच्चे की जबान तक पहुंच गए, लेकिन उनकी असली शायरी, 24 कैरेट गोल्ड शायरी, वो है जो किताबों में बंद रह गई। धूप बहुत है, मौसम जल थल भेजो ना, बाबा मेरे नाम का बादल भेजो ना। नन्ही मुन्नी सी चहकारें कहां गईं, मोरों के पैरों की पायल भेजो ना। मैं बस्ती में आखिर किससे बात करूं, मेरे जैसा कोई पागल भेजो ना। माफ कीजिएगा राहत साहब, गलत शेर कह दिया आपने। आपके जैसा पागल जमीन पर दूसरा भेजने के लिए कुदरत को एक पैर पर खड़े होकर सदियों तक तपस्या करनी होगी। वो आग इतनी मामूली थोड़ी है जो आप लेके पैदा हुए थे। पता नहीं कितने ज्वालामुखी फट के धुआं हो गए होंगे तब आप जैसा एक दिल बना होगा। बड़े दिल के आदमी थे आप। मुझे याद आता है खुर्शीद क्लब सुल्तानपुर का एक मुशायरा। मेरी उम्र बमुश्किल 16 या 17 साल की रही होगी। मैं कुछ टूटा फूटा लिख लेता था, लेकिन उस उम्र में अपना लिखा सुनाने का शौक उतना ही ज्यादा होता है जितना आज सुनाते हुए डर लगता है। बड़ी मुश्किल और 1000 मिन्नतों के बाद तरस खा के मुझे स्टेज पर 10 मिनट का वक्त दिया गया। मैंने जो पढ़ा वो हरगिज इस लायक नहीं था कि कोई बड़ा शायर उसे गंभीरता से ले, और यही हुआ भी। मैं शेर पढ़ के चुपचाप आके बैठ गया। किसी ने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन राहत साहब ने अचानक बड़े प्यार से, इशारे से मुझे पास बुलाया और कहा, ठीक लिखते हो, अच्छा लिख सकते हो, लिखते रहना। फिर से आप सुने उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या था। ठीक लिखते हो, अच्छा लिख सकते हो, लिखते रहना। ठीक और अच्छे के बीच जो फर्क होता है राहत साहब ने बड़ी सादगी से मुझे समझा दिया और मैं समझ गया। मैं लिखता रहा, बरसों बरस लिखता रहा, और एक दिन अभी लॉकडाउन के दौरान मैंने राहत साहब का एक ट्वीट देखा। उन्होंने मुझे
टैग करके शाबाशी देते हुए लिखा था, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं मनोज मुंतशिर। बड़े लोग अक्सर अपनी नेकियां भूल जाते हैं। राहत साहब भी भूल चुके थे कि जिसकी तारीफ में वो ट्वीट कर रहे हैं ये वही 16 साल का लड़का है जिसे उन्होंने लिखते रहने की ताकीद की थी कि ठीक लिख रहे हो, अच्छा लिख सकते हो। ये अच्छा लिखने का रिएक्शन मुझे मिला था तेरी मिट्टी के बाद। आप बताइए, क्या इसके बाद मुझे किसी अवार्ड की जरूरत बाकी रह जाती है? राहत इंदौरी ने मेरी पीठ थपथपा दी, अब मेरी पेशानी मरते दम तक चमकती रहेगी। पेशानियों पे लिखे मुकद्दर नहीं मिले, दस्तार क्या मिले कि जहां सर नहीं मिले। दस्तार यानी पगड़ी, जहां कंधों के ऊपर सर ना हो वहां पगड़ियों की उम्मीद ही बेमानी है। पेशानियों पे लिखे मुकद्दर नहीं मिले, दस्तार क्या मिले कि जहां सर नहीं मिले। मैं चाहता था खुद से मुलाकात हो, मगर आईने मेरे कद के बराबर नहीं मिले। राहत साहब का कद इसलिए भी बड़ा था कि वो अपनी शायरी पर नाज तो करते थे लेकिन गुरूर नहीं करते थे। वो जानते थे कि लफ्ज कमाए नहीं जा सकते। कोई भेजता है, आपको पता लिख के चिट्ठी आपके घर आ जाती है और आप खुशनसीबी से बादशाह बन जाते हैं। उनका सर हमेशा उस परमात्मा के आगे झुका हुआ था जो उनके नाम लफ्जों के तोहफे भेजता रहा। वो कहते थे, समंदरों के मुवाफिक हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है। ये जाके मील के पत्थर पे कोई लिखाए, ये जाके मील के पत्थर पे कोई लिखाए, वो हम नहीं हैं जिन्हें रास्ता चलाता है। हम अपने बूढ़े चरागों पे खूब इतराए, हम अपने बूढ़े चरागों पे खूब इतराए और उसको भूल गए जो हवा चलाता है। राहत साहब की शख्सियत बड़ी कदरफुल थी और कभी कभी बेहद मजाकिया। एक मुशायरे में कोई बड़ा एंथू टाइप का सुनने वाला आ गया था। शेर सुनने से पहले ही या शेर शुरू होने से पहले ही सुभान अल्लाह का शोर मचाने लगता। राहत साहब का फ्लो टूट रहा था। कुछ देर तक तो उन्होंने ये शोर शराबा बर्दाश्त किया, फिर बड़े प्यार से बोले, बेटा जैसे तुम बार बार अल्लाह को याद कर रहे हो, अगर अल्लाह ने तुम्हें याद कर लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा ठहाका गूंजा कि अगले 10 मिनट तक राहत साहब शेर नहीं पढ़ पाए। राहत इंदौरी को अगर कोई चीज डिफाइन करती है या दुनिया से अलग करती है तो वो है उनकी बेखौफ हिंदुस्तानियत। उन्होंने कुर्सियों के कसीदे कभी नहीं लिखे, ना पढ़े। कभी खुदा के सिवा किसी और के आगे झुका हुआ कोई सर दिख जाए तो वो किसी का भी हो सकता है, राहत इंदौरी का सर नहीं हो सकता। हुकूमतों से शिकायत हुई उन्हें तो पूरी की पूरी स्याही कलम की कागज पर उड़ेल दी शिकायती लहजे में, बगैर ये सोचे कि इसका रद्द अमल क्या होगा। सुने राहत की शायरी, फूल जैसे मखमली तलवों में छाले कर दिए, फूल जैसे मखमली तलवों में छाले कर दिए, गोरे सूरज ने हजारों जिस्म काले कर दिए। प्यास अब कैसे बुझे, हमने खुद ही भूल से मैकदे कमजर्फ लोगों के हवाले कर दिए। सियासत की चालबाजियों को वो बड़ी बारीकी से समझते थे और उस पर बड़ा ही तीखा तंज कसते थे। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। खौफ बिखरा है दोनों समतों में, दोनों दिशाओं में डर है। खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या। ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे राहत साहब कमेंट कर रहे हैं और कितना गहरा कमेंट है। खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या। डरना, घबराना, घुमा फिरा के बात करना, ये मामूली लोगों का शेवा है, राहत जैसे कलंदरों का नहीं। देखिए उनकी कलंदरी, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। हुजरा यानी छोटा सा कमरा, गरीब की वो कुटिया, फकीर की वो कुटिया, गरीब की नहीं। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। उसने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। राहत साहब, आपका मकाम चांद तारों के बराबर ही है। आपके जाने का अफसोस रहेगा,
आपकी कमी हमेशा खलती रहेगी, लेकिन जब भी आसमानों की तरफ देखूंगा ये सोचकर मुस्कुराऊंगा जरूर कि अब आप उस बुलंदी पर हैं जहां आपको होना चाहिए। और ये सोचकर फख्र भी होगा कि जब आसमानों को रोशनी की जरूरत पड़ी उन्हें हमारी जमीन का वो सितारा उधार लेना पड़ा जिसका नाम राहत इंदौरी है। अलविदा राहत साहब, बहुत याद आएंगे आप।